Hello guys, welcome to my YouTube channel विकास क्लासेस. दिस इज़ विकास. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के कुछ MCQs हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं. वो कैसे एक्सप्लेन करने हैं वो करेंगे, और कैसे उनके आंसर निकले हैं वो करेंगे, किस फॉर्मेट में एग्ज़ाम आता है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेसन या कोर्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. इसके अलावा सभी को पता है कि नेट और JRF हमारा टारगेट है, जिसमें कि पेपर 2 के लिए मैनेजमेंट, HRM और कॉमर्स के जो कॉमन है वो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. लाइक मैनेजर इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये कुछ यूनिट्स आपकी सिमिलर हैं. ठीक है. सो वो भी फॉलो कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा पेपर 1 सभी का कॉमन है. ठीक है. और जो भी मैं मटेरियल डिस्कस करूँगा पेपर 1 के लिए वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ताकि आपको डिफ़िकल्टीज फेस ना हो. सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. पहले मैं एक और चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि 30 से 40 मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि ये जो पार्ट है ये हमारा 4th पार्ट है. इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 ये हम डिस्कस कर चुके हैं. हर पार्ट में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. टारगेट रहता है 100 क्वेश्चन का. तो आज हम 30 से 40, कल हम 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे कि 100 क्वेश्चन हमारे 5 to 6 डेज़ में कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, जहाँ पे हमने मैचिंग करनी है, यहाँ पे लिस्ट 1 और 2 हमारे पास दी हुई है. ठीक है. सो पहला ऑप्शन है हमारा स्केल ऑफ प्रीफरेंस. इसका मतलब हम जान लेते हैं. स्केल ऑफ प्रीफरेंस होता है जहाँ पे आपके पास बहुत सारे गुड्स होते हैं, लेकिन उसमें से आप पहले को प्रायोरिटी देते हो, किसी एक को बेस्ट मानते हो कि ये मुझे सबसे पहले चाहिए. जैसे कि मान लीजिए आपने बर्गर खाना है, आपके सामने गोलगप्पे हैं, बर्गर है, नूडल्स है, लेकिन आप प्रीफरेंस किसको दोगे? जिसको आप प्रीफरेंस देते हो. स्केल ऑफ प्रीफरेंस. ठीक है. सो स्केल ऑफ प्रीफरेंस इनमें से किसके साथ डील करता है? ऑर्डिनल यूटिलिटी के साथ. वो कैसे? ये देखिए. स्केल ऑफ प्रीफरेंस can be defined as the list of wants, needs that a person write or come up with in order of importance. जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो चूज़ करते हो सबसे पहले आप. सो स्केल ऑफ प्रीफरेंस उसे बोला जाता है. सो हेयर द पर्सन पुट हिज आर मोस्ट प्रेसिंग नीड्स और वॉन्ट्स एट टॉप ऑफ द लिस्ट. ठीक है. देन द लेस इंपॉर्टेंट नीड्स गो टू द बॉटम. जो ज़रूरत की बाकी की चीज़ें होती हैं आप उनको बॉटम में लगा लेते हो. जो आपकी प्रीफरेंस वाली होती हैं आप उसको फर्स्ट नंबर पे डिसाइड कर लेते हो या सिलेक्ट कर लेते हो. अब ये ऑर्डिनरी यूटिलिटी के साथ क्यों डील करती है? क्योंकि ऑर्डिनरी यूटिलिटी एक ऐसा फंक्शन है जो रिप्रेजेंट करता है प्रीफरेंसेस ऑफ एन एजेंट ऑन एन ऑर्डिनल स्केल. ठीक है. ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी क्लेम्स दैट इट इज़ ओनली मीनिंगफुल टू आस्क विच ऑप्शन इज़ बेटर देन द ऑर्डर. मतलब ये क्या हेल्प करता है आपकी प्रीफरेंस में से डिसाइड करने का कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है. मतलब अगर आपके पास 10 से 12 प्रोडक्ट हैं और आपको एक चूज़ करना है, तो ये हेल्प करता है कि किस लिए आपको पहला चूज़ करना है, किस लिए आपको नंबर 1 वाला चूज़ करना है, क्यों करना है, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ऑर्डिनल यूटिलिटी डिसाइड करता है. सो हमारा जो स्केल ऑफ प्रीफरेंस है ये मिल जाता है जाके. मैं इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूँ यहाँ पे. सो यहाँ पे ये मिल जाता है हमारा जाके इसके साथ ऑर्डिनल यूटिलिटी के साथ. मैंने फिर से एक्चुअली ये ऐसे ही घुमा दिया. ठीक है. ये ऐसे मिलता है हमारा यहाँ पे. ठीक है. स्केल ऑफ प्रेफरेंस, ऑर्डिनल यूटिलिटी. अब थोड़ा नेक्स्ट पे चलते हैं. इनएडिक्वेट एक्सप्लेनेशन ऑफ गिवन गुड्स. मतलब इनएडिक्वेट हम बोल देते हैं कोई चीज़ कंप्लीट ना होना, इनकम्प्लीट चीज़ को इनएडिक्वेट बोल देते हैं. अब गिवन गुड्स क्या होते हैं? गिवन गुड्स क्या होते हैं? गिवन गुड्स होते हैं जो आपके बेसिक आ जाते हैं. मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, मैं बता देता हूँ. गिवन गुड्स नॉन लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपके बेसिक्स में आ जाते हैं. अगर वो उनके प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड भी कम हो जाती है. वो डील करते हैं मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस के साथ. क्यों? क्योंकि मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस को कार्डिनल यूटिलिटी भी बोला जाता है. बाकी की डेफिनेशंस हम यहाँ देखते हैं. दिस इज़ नॉन एज कार्डिनल अप्रोच यूटिलाइज अकॉर्डिंग टू मार्शल. यूटिलिटी इज़ द वांट सेटिस्फाइंग. अब ये क्या है? एक तरह से मार्शल यूटिलिटी क्या है? जिससे कि आप गुड्स और सर्विसेज जो आप यूज़ करते हो उसकी यूटिलिटी से आपकी सर्टिफिकेशंस होना इज़ कॉल्ड मार्शल
यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। सो जब आप गिवन गुड्स हो या कोई भी गुड्स बाय करते हो, उसे यूटिलाइज़ करते हो, वो अपनी सर्टिफिकेशन या वांट को कंप्लीट करने के लिए, सो ये आपका डील करता है 4 के साथ, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, सी वाले पे, कर्व ऑलवेज स्लोप नेगेटिवली। अब ये डील करता है हमारा इंडिफरेंस कर्व के साथ। वो कैसे, देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, एक स्लोप एक्स, दूसरा है वाई, ठीक है। सो अब इंडिफरेंस कर्व क्या कहती है कि दोनों ही प्रोडक्ट में इक्वल सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर मेरे पास सेब, अगर मेरा मन सेब खाने का है और मेरे पास संतरे भी हैं, अगर मैं सेब ना खाऊं तो संतरे खा लूं, मतलब मैं दोनों में सेटिस्फाई हूं। अगर मैं सेब ना खाऊं तो संतरे खा लूं, तो मैं दोनों में सेटिस्फाई हूं, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व में क्या होगा कि अगर मैंने सेब खा लिए, संतरे नहीं खाए, तो मेरा एक जो सर्टिफिकेशन है वहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि मैं इधर सर्टिफाई हो गया हूँ। अगर मैंने संतरे खा लिए, सेब को इग्नोर कर दिया, तो मैं इधर सर्टिफाई हो गया हूँ, ठीक है। सो मतलब वाई गुड है, एक्स गुड है, एक को सिलेक्ट करेंगे, दूसरे के क्या होगा, स्लॉप डाउन होगा, ठीक है। कर्व ऑलवेज स्लॉप नेगेटिवली इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व, एक नेगेटिव होगा, ठीक है। सो लास्ट वाला ऑप्शन है हमारे पास जो बच गया है, उसको हम मैच कर देंगे 3 के साथ, डिमांड कर्व के साथ। क्यों, क्योंकि इन सेपरेशन ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूट इफ़ेक्ट्स क्या करते हैं, डिमांड पे इफ़ेक्ट डालते हैं। आपके इनकम में इंक्रीमेंट होना या डिक्रीमेंट होना या सब्स्टिट्यूट्स का इफ़ेक्ट पड़ना, वो आपकी डिमांड कर्व को चेंज करते रहते हैं। सो 4th का हमारा आता है राइट आंसर डी, मतलब मैचिंग डी होती है, राइट आंसर आता है सी, ठीक है। सो नाउ ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया सारा। मार्जिनल यूटिलिटी में कुछ टाइप्स होते हैं, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़ होती हैं। अगर आपके पास 100 सेब पड़े हुए हैं तो आपकी इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होगी, आप कितने खा के सेटिस्फाई होते हो। कंटेंट मार्जिन यूटिलिटी होती है, जिसमें अगर आप 100 लेके घर से निकले हो तो 100 का ही आप सामान लेके आओगे। अगर 100 का सामान आपको 120 का मिला, महंगा मिला, तो भी आप सेटिस्फाई नहीं होगे, ठीक है। सो ये चीज़ होती है। मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चलते हैं। यहाँ पे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज़ नॉट स्टेबल फॉर। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होती है वो जान लेते हैं। एक्चुअली एडिशनल प्राइस होता है ये, एडिंग मार्कअप टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अराइव एट सेलिंग प्राइस, ओके। अंडर दिस अप्रोच यू एड टुगेदर द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट एंड एड इट टू मार्कअप परसेंटेज इन ऑर्डर टू ड्राइव द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब ऑल ओवर इसमें कहा गया है कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग वो होती है जो ऐड की जाती है किसी प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। सो अब ये जान लेते हैं कि इसमें राइट आंसर है हमारा मोनोपोली प्राइसिंग। वो क्यों है मोनोपोली प्राइसिंग? इज़ अ सेट बाय सेलर, ठीक है। जो प्राइस सेट किया जाता है वो सेलर के द्वारा किया जाता है, उसमें कोई एडिशनल चीज़ ऐड नहीं की जाती, और वो मार्केट पावर के साथ होता है मोनोपोली प्राइस में, ठीक है। जो कि इम्परफेक्ट मार्केटिंग होती है, कंपटीशन होता है, सॉरी, जिसमें सेलर्स होते हैं, ठीक है। अ मोनोपोली प्राइस सेट बाय सेलर विद मार्केट पावर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर सिंपल सा है कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जिसमें ऐड की जाए लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, ये सब चीज़ें, लेकिन मोनोपोली प्राइस में क्या होता है, सेलर के द्वारा प्राइस सेट किया जाता है। सो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, एक ऑप्शन सही है। बाकी थोड़ा सा और हम इसको डिस्कस करते हैं। ये देखिए कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मैंने डिस्कस किया है जिसमें प्रोडक्ट टेलरिंग में क्या आता है पब्लिक यूटिलिटी सच एज, जैसे कि एग्जांपल भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, वेयर द ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड बेसिक एमेनिटीज़ टू सोसाइटी एट प्राइस विच इवन द पुअरेस्ट कैन अफोर्ड, ठीक है। प्रोडक्ट टेलरिंग में सो ऑल ओवर, जैसे कि कुछ ड्रग्स हो गए, मतलब मेडिसिन हो गई, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, जब भी कंपनी से निकलते हैं सो उसमें बहुत सारी कॉस्ट एडअप की जाती हैं, ठीक है। सो राइट आंसर हमारा मोनोपोली है। मोनोप्सोनी भी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, जो 4th ऑप्शन है। जो क्यों नहीं है, वो ऑप्शन क्यों नहीं है उसमें, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो वेयर द वायर्स नो अ ग्रेट डील अबाउट सप्लायर कॉस्ट एंड इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल्स बाइंग, ठीक है। कुछ भी आप बाय कर लो, ठीक है, कुछ भी बाय कर लो, उसके साथ एडिशनल कॉस्ट आपकी पड़ी रहती है, चाहे होल सेलर के द्वारा हो, रिटेलर के द्वारा हो, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें एडअप हो जाती है। एग्जाम्पल लें तो आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, कुछ आजकल ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो चल रही हैं, कोई प्रोडक्ट आप घर पे मंगवाते हो, उसमें भी आपके डिलीवरी चार्ज लग जाते हैं। इवन प्रोडक्ट पे वो चार्ज नहीं होते, डिलीवरी चार्ज लग जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, ये ऑल ओवर ये पूरा क्वेश्चन हमारा बना हुआ है कैपेसिटी ऑफ प्लांट पे। कैपेसिटी ऑफ प्लांट होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता, कैपेसिटी, जिसमें कितने लोग काम कर सकते हैं, कितना मटेरियल आप डेली मंगवा सकते हो, कितने घंटे उनसे काम ले सकते हो, मतलब ऑल ओवर कैपेसिटी कितनी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है।
सो ये इसमें चीज़ होती है। सो रिजॉर्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी, जब आप न्यू टेक्नोलॉजी कोई ऐड करते हो जिससे प्लांट पे भी इफेक्ट पड़ता है, कैपेसिटी पे प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, कॉस्ट कम हो सकती है, ठीक है। सो रिजॉर्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी हमारी डील करती है इंटरनल इकोनॉमिक्स के साथ। न्यू टेक्नोलॉजी इंटरनल इकोनॉमिक्स के साथ। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ये क्या होती है, जो मैक्रो लेवल पे होती है, ये माइक्रो लेवल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सेस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, ठीक है। प्लांट की कैपेसिटी कैसे इंक्रीज की जा सकती है यहाँ पे, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन थ्रू आउटपुट एक्सपेंशंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप प्लांट की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हो, वो कैसे कर सकते हो, मशीन्स लगा के, लेबर्स को बढ़ा के, है ना, मशीन लगा के लेबर को बढ़ा के या न्यू टेक्नोलॉजी को हाई करके आप प्लांट की कैपेसिटी को एक्सीड कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो और ज़्यादा, ठीक है। उससे क्या होता है, जो आपकी कॉस्ट होती है, जो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट होती है, जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, वो कम हो जाती है, जिससे कि आपका जो आउटपुट एक्सटेंशंस है, जो आउटपुट्स है आपकी, वो इंक्रीज़ होती है। एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग सेंटर्स, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं वो आउटसाइड रखती हैं। रीज़न इसकी उसको साइड में रखने से उनका जो एक्सपेंसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो नहीं बढ़ता, ठीक है। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स में वो काउंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट, जो डील करता है हमारा सेकंड ऑप्शन के साथ, कांस्टेंट कॉस्ट डिस्पाइट आउटपुट एक्सपेंशन, ठीक है। रिजर्व कैपेसिटी होती है कि कितनी देर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम चला, कितनी देर ऑपरेशंस चला, मतलब कितनी देर वर्क किया जाता है एग्जैक्टली। वैसे तो 24 आवर होते हैं एक दिन में, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी देर कितने घंटे काम किया जाता है, ये चीज़ इसमें ऐड की होती है, ठीक है। सो ये हमारा मैच करता है सेकंड के साथ, जिसमें कांस्टेंट रहती है कॉस्ट एंड आउटपुट एक्सपेंशंस। सो राइट आंसर इज़ बी, ठीक है। आप चेक कर लेना मैंने राइट मैच किए हैं कि नहीं किए हैं। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इंटरनल इकोनॉमिक्स क्या है, दोज विच आर ओपन टू सिंगल फैक्ट्री और सिंगल फर्म इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्शन ऑफ अदर फर्म्स, दिस रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज इन द स्केल ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म। सिंपल लैंग्वेज में कि आउटपुट इंक्रीज होना, एंड कैन नॉट बी अचीव अनलेस आउटपुट इंक्रीजेस, है ना, केयर क्रॉस। सो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स क्या है यहाँ पे, स्केल आर बिजनेस एंड सेंसिंग फैक्टर डेट अकर आउटसाइड अ कंपनी but within the same industry in addition to lower production and operation cost. External economics of scale may also reduce a company's variable cost per unit because of operational efficiency and synergies, ठीक है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वैसे ही मैंने यहाँ पे थोड़ी सा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको मेरे तरीके से समझ में नहीं आता तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शंस आउटपुट एक्सपेंशन क्या होता है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। अगर एक कंपनी, if a company can reduce the per unit cost of its product as time it add a machine, ठीक है। मतलब अगर आप मशीन ऐड करते हो तो आप कॉस्ट कम कर सकते हो प्रोडक्ट की, अगर आप कॉस्ट बचाते हो और एक प्रोडक्ट पे, तो डेफिनेटली आप मशीन भी ऐड कर सकते हो। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी द सेंट्रल प्रॉब्लम आर सॉल्व थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है यहाँ पे एक्चुअली, वो हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हो जाती हैं पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिक प्रॉब्लम्स इन इसमें क्या होता है कि दो चीज़ें ऐडअप होती हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। एक कैपिटलिस्ट, एक होता है हमारा ये कैपिटलिस्ट, दूसरा होता है सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, ये दो चीज़ें होती हैं। बस इन दो चीज़ों पे ये क्वेश्चन खड़ा हुआ है पूरा। इन मिक्स्ड इकोनॉमी में दो चीज़ें आती हैं। अब ये समझना पड़ेगा कैपिटलिस्ट में क्या आता है और सोशलिस्ट में क्या आता है, ठीक है। सो बेसिक प्रॉब्लम इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स आर सॉल्व थ्रू प्राइस मैकेनिज़्म, ठीक है। कैपिटलिस्ट से क्या होता है, प्राइस मैकेनिज़्म सेट होता है। सोशलिस्ट से क्या होता है, प्लानिंग होती है, ठीक है। एंड आपको आंसर तो मिल गया होगा इसमें कि राइट आंसर कौन सा है, फिर भी हम बाकी का क्लियर कर लेते हैं ये। अब शॉर्ट फॉर्म में कहें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या आ जाता है, जिसका मतलब होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करना। सो हर प्रोड्यूसर चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करे, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करे। और दूसरी तरफ जो वर्कर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो क्या कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले। और जो कस्टमर होता है वो क्या कहता है कि मुझे उस प्रोडक्ट की अच्छी से अच्छी क्वालिटी मिले, ठीक है। एक तरह का एक चैन बना हुआ है। सो कैपिटलिस्ट इकनॉमी हम इसे बोलते हैं कि एक चैन बना होना जहाँ पे, ठीक है, पहले प्रोड्यूसर,
फिर वर्कर, फिर उसके बाद सोशलिस्टिक्स में क्या आ जाता है हमारा कस्टमर, ठीक है, जो क्वालिटी देखते हैं प्रोडक्ट की। सो द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो कैपिटलिस्ट आपको क्लियर हो गया कि कैपिटलिस्ट क्या है। अब सोशलिस्ट थोड़ा देख लेते हैं। सोशलिस्ट में होती है प्लानिंग कि मैनेज कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे बाय द गवर्नमेंट। सोशल वेलफेयर इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट अडॉप्ट प्लान्ड डेवलपमेंट इकोनॉमी। Planning Commission is instructed to formulate policy and decide guidelines for a balanced economic growth, ठीक है। सो सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया, ये डील करते हैं आपका प्राइस के साथ कैपिटलिस्ट, और सोशलिस्ट आपका करता है प्लानिंग के साथ। सो राइट आंसर कैसे निकालोगे इसमें? मार्केट मैकेनिज़्म कैपिटलिस्ट और इकोनॉमी प्लानिंग सोशलिस्टिक, ठीक है, दोनों कवर हो गए इसमें। ये आ गया हमारा मिक्स इकोनॉमी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मिक्स इकोनॉमी मैंने आपको बता दिया कि दोनों का कम्बिनेशन है, फिर भी आप यहाँ से रीड करना चाहें इसको कर सकते हो, ठीक है। बेसिक चीज़ होती है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना, बाकी तो ये मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि अगर आपको मेरा बताया हुआ नहीं समझ में आता तो आप यहाँ से ही फॉलो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ही 35 नंबर क्वेश्चन, ए ऑप्शन। एक्सेस ऑफ एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट ओवर एग्रीगेट सेविंग आ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सेविंग से, ठीक है, सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, फुल एम्प्लॉयमेंट हो, वहाँ पे क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप होता है। इन्फ्लेशनरी गैप होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन तो आपको क्लियर है कि जहाँ महंगाई होती है इन्फ्लेशन, जहाँ पे प्राइस कम हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे डिफ्लेशन हो जाता है। स्टैक डिफ्लेशन क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है नेक्स्ट। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन करंट लेवल ऑफ रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, करंट लेवल ऑफ रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द एंटीसिपेटेड GDP that would be experienced in an economy is at full employment. This is also referred to as a potential GDP for the gap is considered to inflations. इन दोनों में जो गैप क्रिएट होता है इससे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी फुल होना और एम्प्लॉयमेंट हमारे पास फुल हो जाना, ठीक है, और सेविंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा बढ़ जाना, तो उसे इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, ठीक है। ए डील करता है 4 के साथ। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, जहाँ पे इनकम और सेविंग आपकी इक्वल हो जाती है, इनकम और सेविंग इक्वल हो जाती है, वहाँ पे आपकी नेशनल इनकम स्टेबल हो जाती है, ठीक है। ये हम ब्रीफली नेक्स्ट इसके बाद जो स्लाइड होगी उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली आपने याद रखना है इनकम और सेविंग इक्वल हो और तो हमारा नेशनल इनकम स्टेबल रहता है, ठीक है। सो कंपेरेटिवली ग्रेटर डिक्रीज इन इनकम फॉलोइंग ए डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जैसे ही आपकी इनकम डिक्रीज होगी, अगर हम कंपेयर करें कंपेरेबिलिटी, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज़ होगी। तो इनमें से वो किसके साथ डील करेगा? जब आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है तो आपके एक्सपेंडिचर कम हो जाते हैं, ठीक है, और आपकी इनकम भी कम हो जाती है, तो उससे रिसेशनरी गैप क्रिएट होता है, ठीक है। ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रिसेशनरी गैप या कॉन्ट्राडिक्शनरी गैप, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कस्टमर्स के लिए तो बेनिफिट कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन सैलरी जब इनकम कम हो जाना, मतलब कहीं ना कहीं से हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमी GDP का गिरना बोल सकते हैं। सो इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक टर्म वेयर अ कंट्री रियल GDP इज़ लोअर, ठीक है, GDP कम हो जाती है इससे, देन इट्स इक्विलिब्रियम वेयर द क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांड है इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। सो यहाँ पे होता है इनकम भी कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट भी आपकी कम हो जाती है, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज में कई एक्सपेंडिचर आपके कम हो जाते हैं, उसे रिसेशनरी गैप बोलते हैं। सो 4th ऑप्शन है हमारा डी वाला, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बीइंग लेस देन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से जब आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, तो क्या होता है, तो उसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं, जिसमें आप डिसाइड एग्जैक्ट आप क्लियर नहीं कर सकते कि इसमें आप एक्सपेंस आपके बढ़ेंगे घटेंगे, आप कोई प्रोडक्ट खरीदोगे नहीं खरीदोगे, सेविंग होगी कितनी होगी, ये आप क्लियर नहीं कर पाते, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस हैं, कोई ज़्यादा इसमें घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। ए हमारा डील कर रहा था 4 के साथ, देख लीजिए इसमें कौन सा राइट आंसर है। मे बी बी राइट होगा, क्योंकि 4 और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें जो 4 के साथ डील करे हमारा, ठीक है।
अब हम चलते हैं 636 नंबर पे। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला याद होना चाहिए प्राइस का, क्वांटिटी का, चेंजेस का। चेंजेस का फार्मूला हमारा ये होता है, क्वांटिटी का ये होता है, प्राइस का ये होता है, ठीक है। जब इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हम डिनोट करेंगे एक तरह से, ठीक है, फार्मूले को एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ इस तरह का फार्मूला होगा ये। डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी स्लैश क्वांटिटी चेंज इन प्राइस स्लैश प्राइस, ठीक है, डिवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाइज व्हेन द गैप अमॉन्ग द सक्सेसिव मल्टीपल लेवल ऑफ आउटपुट आइसोक्वेंट। सो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, अब इसमें क्या होता है, एक तो मल्टीपल लेवल आउटपुट्स में क्या होता है। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट दैट इन ऑल प्रोडक्टिव प्रोसेस, ठीक है, एडिंग वन मोर ऑफ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक है, एंड वाइल होल्डिंग ऑल अदर कांस्टेंट बी एट अ सेम पॉइंट एल्ड लोअर इंक्रीमेंटल पर यूनिट रिटर्न। जब हमें कुछ थोड़ी बहुत रिटर्न आती है पर यूनिट पे, मतलब कम इंक्रीमेंट आता है, ठीक है, यूनिट्स के ऊपर, ठीक है, उसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोलते हैं हम। जहाँ पे गैप जो होता है अमंग सक्सेसिव मल्टीपल लेवल ऑफ आउटपुट, फॉर एग्जांपल 100 हमें रिटर्न हुआ, ठीक है, यूनिट्स का, उसके बाद हमें 200 रिटर्न हुआ, सक्सेसिव में क्या होगा, बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद हमें 300 रिटर्न हुआ, मतलब क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा गैप है इनमें 100 का, और सक्सेसिव है मतलब 100 इसमें प्लस हुआ है। सो डेफिनेटली ये क्या होगा हमारा यहाँ पे, ये इंक्रीज़ होगा, पहले 100, 200, फिर 300। तो राइट आंसर इज सी, ठीक है। सो राइट आंसर इज सी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाइज व्हेन गैप अमंग सक्सेसिव मल्टीपल लेवल ऑफ आउटपुट आइसोक्वेंट इंक्रीज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा एक बार और देख रहा था, क्योंकि ये थोड़ा ब्रीफली डिफ़ाइन करने वाला है, ताकि आपको थोड़ा और डायग्राम वगैरह से समझा सकूं मैं आसानी से। चलो नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वाले सेशन में देखते हैं। सो लाइव सेशन वगैरह करूँगा तो उसमें आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फ़िलहाल तो हम MCQ सीरीज़ कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर राइट कौन सा है और कैसे आया बेसिकली वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि जिन्होंने थोड़ा बहुत स्टडी किया हुआ है वो जल्दी समझेंगे इसको। जिन्होंने नहीं भी किया, चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकूँ उतना मैं करवाऊँ। सो इन केस द डिमांड इलास्टिसिटी अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन मोनोपोली वाली होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन में, इज यूनाइटेड द मार्जिन रेवेन्यू विल बी, ठीक है। सो इसको मैंने थोड़ा सा डिफ़ाइन किया हुआ है। इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, कम्पिटिटिव मार्केट सिचुएशन। अब जानते देखना कि वेयर देयर आर मैनी सेलर, जहाँ पे बहुत सारे सेलर होते हैं, बट देयर आर सेलिंग हेट्रोजीनियस, मतलब हेट्रोजीनियस डिसिमिलर, सिमिलर प्रोडक्ट नहीं होते यहाँ पे, यहाँ पे मतलब सब्सटीट्यूट नहीं होता। अगर आपने एक प्रोडक्ट बाय करना है और आपको वो नहीं मिला तो सब्सटीट्यूट नहीं होता, डिसिमिलर प्रोडक्ट होते हैं, सिमिलर नहीं होते, आपको नहीं मिलेगा दूसरी शॉप से। सो गुड्स आर ऑपोजिट टू परफेक्ट कंपटीशन मार्केट सिनेरियो, एज द नेम सजेस्ट कंपिटेटिव मार्केट डेटा इम्परफेक्ट इन नेचर्स, ठीक है। इम्परफेक्ट मार्केट क्या होती है, वो कंपटीशन क्या होता है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सो इन केस अगर डिमांड इलास्टिसिटी अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन में यूनिटी हो या लेस देन यूनिटी हो, यूनिटी हो या लेस देन यूनिटी हो, सो जब मार्जिन रेवेन्यू क्या होगा, मार्जिन रेवेन्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो मार्जिन रेवेन्यू क्या होता है, रेफर टू एडिशन। मार्जिन रेवेन्यू होता है कि जैसे आपने 100 का में 100 कॉस्ट का आपने मटेरियल बनाया, मंगवाया, लेकिन उसे 100 की जगह आपने 101 प्रोडक्ट बना लिए, जो एक प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा मार्जिन आपको आएगा उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू बोल देते हैं, ठीक है। सो यही मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है, ठीक है। सो मार्जिन रेवेन्यू कहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हो, लेकिन यहाँ पे इम्परफेक्ट मार्केट है, जहाँ पे डिसिमिलर प्रोडक्ट हैं, जहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। सो एक कस्टमर एक ही शॉप पे जाएगा अगर उसे सेम प्रोडक्ट चाहिए, और वो दूसरी को रिकमेंड या प्रीफरेंस नहीं देगा। सो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो रेजिंग जनरल प्राइस लेवल अमॉन्ग विद डिक्लाइनिंग आउटपुट इज इकोनॉमी इज कॉल्ड। सो जब जनरल प्राइस लेवल हाइक होता है और
आउटपुट डिक्लाइन हो जाती है, ये भी देखिए कि डिक्लाइनिंग आउटपुट, अगर ये डिक्लाइन ना होती यहाँ पे आउटपुट और प्राइस रेज हो जाता तो क्या होता, इन्फ्लेशन होता, प्राइस कम हो जाता, डिफ्लेशन होता, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है हमारा तीसरा ऑप्शन कि डिक्लाइन हुई है, जो आउटपुट है इन द इकोनॉमी, जो आउटपुट है वो डिक्लाइन हुई है जनरल प्राइस लेवल बढ़ने से। सो ये होता है स्टैगफ्लेशंस। स्टैगफ्लेशंस क्या होता है यहाँ पे, इज़ कम्बिनेशन ऑफ स्टेगनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हाई इन्फ्लेशंस, मतलब इन्फ्लेशन से भी ऊपर चला जाता है, जिसमें आपको प्रोडक्ट मिलने की संभावना नहीं होती, महंगाई तो होती है, प्रोडक्ट मिलने की संभावना नहीं होती। ऐसी सिचुएशन, अननेचुरल सिचुएशन कब क्रिएट होती है, बिकॉज इन्फ्लेशन इज़ नॉट सपोर्ट टू अकर इन अ वीक इकोनॉमी, इन अ नॉर्मल मार्केट इकोनॉमी, स्लो ग्रोथ प्रिवेंट इन्फ्लेशंस, एज अ रिजल्ट कंज्यूमर डिमांड ड्रॉप इनफ टू कीप प्राइस फ्रॉम raising. Stagflations can only occur if government policy disrupt normal market functions. ये ज़्यादातर बेसिकली होता है जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इन्वॉल्व होती हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो रिसेंटली पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि प्राइस भी रेज़ हुए हैं और मिलने भी बैन हो गए हैं, ठीक है। मेडिसिन के केस में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। सो क्वेश्चन नंबर 14 है, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम इज़ नॉट एट द लेवल वेयर। नेशनल इनकम इक्वल कहाँ पे होती है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स है ना एग्रीगेट हों, ठीक है, इक्वल हों, इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल हों, खर्चे हैं आपके और इनकम है वो भी इक्वल हो, ठीक है, जितनी इनकम हुई खर्चे हो गए, चलो इक्वल हो गया, इन्वेस्टमेंट भी की, सेविंग भी की, ठीक है। और ये नेशनल इनकम की बात कर रहा हूँ मैं। इन्फ्लेशन या डिफ्लेशनरी गैप आर एब्सेंट, ना इन्फ्लेशन होता है ना डिफ्लेशन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कांस्टेंट रहता है। लेकिन नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम इज़ नॉट एट द लेवल, कहाँ पे नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम नहीं होती, बराबर नहीं होती, जहाँ पे कंज्यूमशन कांस्टेंट रहती है, ठीक है, कंज्यूमशन कांस्टेंट आती है या एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर इज़ डी। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इवन जो फॉलोइंग लिंक है वो भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम वगैरह पे फॉलो कर सकते हो। पेपर 1 के लिए सभी कर सकते हैं, पेपर 2 HRM मैनेजमेंट, और जो आपको सिमिलर लग रहे हैं अपने यूनिट्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ज़्यादातर बेसिक हमारा जो टारगेट रहता है, जो फोकस रहता है, वो मैनेजमेंट HRM के सब्जेक्ट्स पे ही होता है, ठीक है। और थैंक यू सो मच गाइस, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।